सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हमारे कुलपतियों ने, डुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा। अभी 6 तारीख को ये जो परियोजनाएं, जो इंटरवेंशन प्रपोज किए गए, वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, इसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं उस कार्यक्रम में था और ये 638 ट्रेनिंग सेशन केवल जम्मू में नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर नहीं, बल्कि नीचे तक के जो हमारे साथी हैं, जो कृषि विभाग में, बागवानी में, डेयरी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इन सबको प्रशिक्षित करने का काम 10 अप्रैल तक, मैंने 6 जनवरी को शुरू हुआ, 10 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 638 सेशन इसके हम करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन की चर्चा जेपी शर्मा साहब ने कही है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि खेत के उत्पाद से लेकर के और बाजार तक जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो इन परियोजनाओं में पूरी तरह से समाहित है। और मैं मानता हूं कि किसान भाइयों को डाइवर्सिफिकेशन के समय असंख्य सवालों का भी सामना करना पड़ता है। कौन से फ्रूट्स लगाने हैं से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आ सके, इसके लिए 29 परियोजनाएं 5013 करोड़ की आने वाले 5 साल में बजट के अलावा ये जम्मू कश्मीर प्रशासन किसानों के लिए खर्च करेगा। और विशेष रूप से 2,62,000 ऐसे किसान जिन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिनके पास जमीन बड़ी कम है, उनका जीवन भी बदलेगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी कुछ ठीक होगी, बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और जिन बातों का जिक्र अभी भारत भूषण जी कर रहे थे, आप सबको मालूम है कि फाडर के मामले में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर नहीं, हम बाहर से ले आते हैं। उसमें इसकी भी व्यवस्था हमने की है कि लगभग 80% फाडर जम्मू कश्मीर में ही पैदा हो, इसका इंतजाम उन परियोजनाओं में हमने समाहित किया हुआ है। तो मैं मानता हूं, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्साह मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के कृषि और संबंधित विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और ढेर सारे किसान हैं, उस उत्साह के आधार पर मुझे विश्वास हो गया है ये जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने में हम जरूर सफल होंगे। एक तो छोटी बातें मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से जम्मू के क्षेत्र में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि बड़ा भेदभाव हुआ। मुझे लगता है उससे बाहर आने की जरूरत है। हमें क्या करना है इस पर सोचने की जरूरत है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो जमाना खत्म हो गया कि किसी के साथ भेदभाव हो। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार मैं समझता हूं कि आप सब उनको सुनते भी हैं, कोई भी क्षेत्र हो उसका विकास हो, इसके लिए जो भी सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए वो
किया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक दिन हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि किसानों को बैंक आर्थिक सहायता या क्रेडिट कितनी देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए मैं इस बात का जरूर जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं कि कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर के किसान भाई वो भी पर्याप्त नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की तुलना में बहुत ज्यादा बैंकों से सहायता वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे प्रबुद्ध लोग और खासतौर से हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के हमारे साथी हैं, अफसरान, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम में हमें तत्परता से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके खेती आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ कानून थे जो प्रतिगामी थे, रिग्रेसिव थे, उन कानूनों को हम लोगों ने बदल दिया है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति जम्मू संभाग में पहले नहीं थी। ये बात पता नहीं कितने लोग जानते हैं। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू संभाग में हो सकता है, ये भी 2-2.5 साल पहले ये कानून बदला गया है। कानून था आर्चर्ड बगीचा लगाने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री की अनुमति की जरूरत होती थी और काटने के लिए भी उसकी जरूरत होती थी। उसे भी बदल दिया गया। अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जो किसान चाहे वो बगीचा लगा सकता है, आर्चर्ड लगा सकता है। और एक तीसरा कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता, उसे भी बदल दिया गया। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सबसे कम जोत का किसान है, जिसके पास सबसे कम जमीन है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की। तो इस तरह के कानूनों को बदला गया। लंगड़ मतलब इसका पैर खराब। एक आदमी था बेचारा, उसका एक पैर खराब था। अब वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, राजस्व अभिलेख के लिए तहसील में चक्कर लगाते लगाते लगा कि उसका दूसरा पैर भी खराब हो जाए। तो ये तो उपन्यास की बात है। जम्मू कश्मीर में हकीकत में हमने इसको देखा था। और हमारे जिला पंचायत सदस्य तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, रोज इनका वीडियो मैं देखता हूं। क्यों? तो मुझे लगता है कि ये काम इसलिए किया जा रहा है कि ये जो राज था, इससे सामान्य आदमी को मुक्ति मिल सके, आवाम की तकलीफ कम हो सके। मुझे मालूम है कि तकलीफें भी रही हैं और दिक्कतें भी रही हैं, उसका भी उपाय करने की कोशिश हो रही है। 400 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन की गई, और केवल ऑनलाइन नहीं की गई, आने वाले 3 महीने में इसमें से अधिकांश ऑटो मोड में हो जाएंगे। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर किसी अधिकारी के स्तर पर 15 दिन में वो दस्तावेज मिलना है, अगर वो नहीं देगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर के अधिकारी के पास कागज चला जाएगा और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है। तो एक कोशिश की जा रही है कि एक पारदर्शी व्यवस्था हो। मैं विषय से थोड़ा अलग हट गया।